नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, बिहार में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलों के बीच बीजेपी और महागठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट के साथ में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से बड़ी तल्लकी के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़कर सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और दोबारा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस बीच सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को बीजेपी के समर्थन से 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं डील के मुताबिक बीजेपी को बिहार में 2 डिप्टी सीएम पद मिलेंगे। इससे पहले शुक्रवार गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सीएम, मंत्री, विधायक और अफसरों की टी पार्टी पर बुलाया है। सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंच गए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में भी दोनों नेताओं की तल्लखी नजर आई थी। जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत सार्वजनिक बैठक करने की अनुमति मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना चाहती थी, लेकिन स्कूल की परीक्षाओं का हवाला देकर अनुमति नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ स्थानों पर हमें बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें परीक्षाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं मिल रही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम सहित पूर्वोत्तर में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा और अब इसे टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। गुरुवार रात को इस मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि उन्होंने सोचा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर सार्वजनिक बैठकों के लिए छूट मिलेगी, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि वे इसे नहीं दे सकते हैं। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने गुरुवार को असम से पश्चिम बंगाल में एंट्री की है। यात्रा ने फिलहाल 2 दिन का ब्रेक लिया है। यात्रा 28 जनवरी को फिर से शुरू होगी। जी हां, आपको बता दें, मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर पैदल मोर्चा कर रहे मनोज जरांगे पटेल शुक्रवार को मुंबई की ओर नहीं जाएंगे। फिलहाल वे नवी मुंबई में ही रहेंगे। जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार से रात तक मराठा आरक्षण को लेकर सरकारी संकल्प जारी करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जीआर जारी नहीं किया गया तो शनिवार सुबह मुंबई की ओर मोर्चा करेंगे। जरांगे आज सुबह 11 बजे से नवी मुंबई में अपना अनशन शुरू कर चुके हैं। जरांगे पटेल ने समुदाय के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चित रूप से कुछ घंटों में हम आजाद मैदान में जा रहे हैं। हम शिक्षा में आरक्षण चाहते हैं, यह 100% होना चाहिए। आज मुंबई नहीं जाएंगे, हम यही वासी में ही इंतजार करेंगे। सरकार कल तक निर्णय ले शिक्षा पर शाम तक फैसला करे। हमारे संघर्ष के कारण हम किसी भी मुंबई वासी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर अपने हजारों समर्थकों के साथ मनोज जरांगे 20 जनवरी को जालना से निकले थे। उनका ये मोर्चा 26 जनवरी को वासी पहुंचा है। यहाँ उन्होंने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मराठा लोगों की जुटने की उम्मीद लगाई है। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें आजाद मैदान में धरने की इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि वह आरक्षण के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है और बिना आरक्षण के यहां से वापस नहीं जाएंगे। जी हां, आपको बता दें, अपने बयानों से अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल के मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन अवैसी ने शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर भविष्य की भारत की तस्वीर बताई है। असदुद्दीन अवैसी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया है, मेरी पूरी आशा है कि नफरत का बुलडोजर चलाया जाए, अन्याय का एनकाउंटर किया जाए और उत्पीड़न को खत्म किया जाए। गणतंत्र दिवस के मौके पर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में कई जगह राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने शहर के मुगलपुरा में मदरसा जमीयत उल मोमिनात में शुक्रवार को तिरंगा फहराया है। इसके बाद उन्होंने शहर के मदीना सर्कल पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इससे पहले असदुद्दीन अवैसी ने एक और कार्यक्रम में तिरंगा फहराया है और लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। जी हां, आपको बता दें, गणतंत्र दिवस 2024 के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये फ्रांस के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। इससे पहले वो कर्तव्य पथ पर हुए इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। परेड के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा है कि यह फ्रांस के लिए बड़ी ही सम्मान की बात है। धन्यवाद भारत। गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए इमैनुअल मैक्रों के साथ फ्रांस की मार्चिंग टीम और ब्रेन ग्रुप भी साथ आया। ये छठा मौका था जब कोई फ्रांस का नेता इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत आया है। इससे पहले भारत दौरे के पहले ही दिन वो जयपुर में रहे। इसके बाद दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड और झांकियां देखी है।
जी हां, आपको बता दें पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की आज़ादी के बाद साल 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन को राष्ट्र पर्व की तरह मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस जोधपुर जिले भर में समारोह पूर्वक मनाया गया है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम में हुआ है, जहां मुख्य अतिथि संसदीय कार्य विधि न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण किया है तथा परेड निरीक्षण के उपरांत मार्च से पोस्टर निकाली है। मंत्री जोगाराम पटेल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं देशवासियों से आह्वान करता हूं कि आगामी जो अमृत काल है 25 वर्ष का, उसमें हमारे देश को समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने में हम सभी अपनी सहभागिता निभाए हैं। हम संकल्प करेंगे तो 2047 यानी आजादी के 100 साल पूरे होने पर जो जयंती मनाई जाएगी, उस दौरान हमारा देश दुनिया में समृद्ध विकासशील देश के शिखर पर होगा। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश एक बार फिर पूर्ण सोने की चिड़िया वाला देश कहलाएगा। हमारे देश का डंका बजेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्हीं संकल्पों के आधार पर काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आजादी के अमृत काल के 25 वर्ष के दौरान हमारा देश एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनेगा। जी हां, आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। सर्वे रिपोर्ट को फोटो, वीडियो, 3D इमेज और रासायनिक प्रक्रिया से मिले साक्ष्य के आधार पर 92 दिनों में तैयार किया गया है। वाराणसी की जिला अदालत के आदेश पर सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से कुल 11 लोगों ने आवेदन किया था। कल देर रात हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी गई है। 700 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट का दोनों पक्ष अध्ययन करेंगे। सर्वे रिपोर्ट मिलने के थोड़ी देर बाद ही हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान ज्ञानवापी स्थल सनातन धर्म के प्रमाणों का आधार है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन और विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत के हर फैसले का अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी स्वागत करेगी। जी हां, आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 से सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब और बिहार तक सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को झटका देते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को टाटा बाय बाय कहकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी पर भी कभी निगाहें क्या इंडिया गठबंधन में शामिल सपा की सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बन पाएगी या नहीं, सपा मुखिया ने इसको लेकर बड़े संकेत दिए हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।